वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 गाइस। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो तो पहले उसको देखना जाके। उससे पहले मैंने स्पाउंड की कॉस्टिंग वीडियो डाल रखी थी, अगर वो नहीं देखने की तो पहले वो देख के आओ, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना। वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड अगर आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि भाई मुझे नेक्स्ट चैप्टर ये कर दो प्रायोरिटी पे, ताकि मैं उसको जो है उस पर वर्किंग करूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अपन ने 4 इलस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 1 में कर लिए थे। अब अपन आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। ऑलराइट, सो अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन। ये रहा, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। अपन 4 इलस्ट्रेशन पहले कर लिए थे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाते हैं अपन। मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑलराइट। देखो समझना क्या क्या रखा है। डीबीए मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 25 टेबल फैंस एनुअली, इतनी बात अपन को समझ में आती है। अच्छा, वन ऑफ द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फैंस इज परचेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट अ प्राइस ऑफ 190 पर यूनिट। अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेस करके लेके आ रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इधर। अभी मेरा काम है कि भाई जो है मैं 180 पे क्या कर रहा हूँ, 190 पे जो है परचेस करके लेके आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एनुअली इट परचेज 25 आर कंपोनेंट फॉर ईच, इतना मैं जो है परचेज करता हूँ हर साल। द प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एट ओन प्लान इट इज पॉसिबल टू मेंटेन द बेटर क्वालिटी इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, खुद से ही जो है प्रोड्यूस करता हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बेटर क्वालिटी मेंटेन करके रख सकता हूँ। Further, he proposed that in-house production of the component will, with other items, will provide more flexibility to increase the annual production by another 5,000 units. बेसिकली अभी मैं क्या करता हूँ, 25,000 यूनिट बेचता हूँ। 25,000 यूनिट्स में जो अभी बेचता हूँ, ये कह रहा है कि अगर मैं जो सामान कंपोनेंट बाहर से परचेज करके लेके आ रहा हूँ, फैन को बनाने में जो कंपोनेंट मैं बाहर से परचेज करके लेके आ रहा हूँ, अगर मैं खुद ही बनाता हूँ, अगर मैं जो है उसको खुद ही घर पे बनाता हूँ, तो क्या होगा उससे उससे जो है बेसिकली मेरे 5,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बिकेंगे। मतलब टोटल जो है 30,000 यूनिट्स में बेच सकता हूँ, अगर तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट्स का प्रोडक्शन खुद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ही एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कंपोनेंट एज फॉलोज। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आ रही होगी बात की, अभी अपन बाहर से जो है 190 में लेके आ रहे थे, अगर मैं खुद से घर पे बनाता हूँ तो जो है मुझे 195 रुपये लगेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम तो क्या करते हैं कि बाहर से ही परचेस करके लेके आते हैं क्योंकि वो जो है सस्ता पड़ा है। लेकिन आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। इन लोगों ने कहा डायरेक्ट मटेरियल आपका 80 रुपये, डायरेक्ट लेबर है 75 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड बता रखा है 40 रुपये, तो टोटल कितना होगा, ये टोटल बन के आ रहा है 95। तो क्या मैं 195 और 190 को कंपेयर कर दूँ? इन लोग अपन कहेंगे नहीं। अपन जो है सी वाले बंदे हैं, अपन जो है सी आर्टिकल्स हैं, हम नॉलेजेबल बंदे हैं। हम बताएंगे क्लाइंट को कि भाई देखो आप जो है बेवकूफ़ हो। हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई देखो आप बेवकूफ़ हो। क्यों बेवकूफ़ हो? क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, इस 40 में जो 70% है ना, 40 का 30%, मतलब 12 रुपये का जो फिक्स्ड कंपोनेंट है उसको भी कंसिडर कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई 12 रुपये जो अपना फिक्स्ड वेरिएबल, सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड है, वो क्या कोई रेलेवेंट है क्या? बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो तो ऑलरेडी इनकर हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं जो है इस कंपोनेंट को अपने पास नहीं बनाता हूँ तो भी 12 रुपये लगेंगे, अगर इसमें कंपोनेंट को अपने पास बना लेता हूँ तो भी 12 रुपये लगेंगे। तो क्या ये रेलेवेंट है क्या मेरे लिए? बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये 12 तो लगने ही है। अगर मैं कंपोनेंट बाहर से परचेज करके लेके आता हूँ, अगर मैं कंपोनेंट जो है बाहर से परचेज करके लेके आता हूँ तो भी ये 12 रुपये पर यूनिट तो लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये फिक्स्ड वेरिएबल, सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब ये होता है कि भाई ये डिपेंडेंट नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच आई प्रोड्यूस द कंपोनेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 20 लेक्चर्स में इस कॉस्टिंग को पूरा खत्म करना। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने जो है पूरा इंटर में कॉस्टिंग अच्छे से कर रखा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो 40 का 30 पार्ट है, 40 का जो 30% है, ये क्या है, 12 रुपये। ये तो वेरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि दिस कॉस्ट विल बी इनकर्ड डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई मैं कंपोनेंट को अपने पास प्रोड्यूस करूँ या कंपोनेंट को अपने पास प्रोड्यूस नहीं करूँ। तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर मैं प्रोड्यूस नहीं करता हूँ कंपोनेंट तो भी ये क्या होगा, 12 रुपये जो है पर यूनिट, 12 रुपये पर यूनिट क्या होगा मेरा इनकर होगा। क्यों इनकर होगा? क्योंकि तो अलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड है। अच्छा, अलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड को मतलब समझ में आता है ना आपको कि भाई जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं अलोकेट, उनको मैं अलोकेट करता हूँ बेसिकली अपनी इन्वेंट्री पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉस्टिंग का बहुत बेसिक्स होते हैं सारी चीज़ें। तो ये अलोकेटेड ओवरहेड मेरे काम के नहीं है। अलोकेटेड ओवरहेड का मतलब ये है कि भाई ये तो इनकर होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट में प्रोड्यूस करूँ या नहीं करूँ, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैं कंसिडर क्या करूँगा कि भाई देखो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपये लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपये लग रहा है, वो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर आपका जो है 75 रुपये लग रहा है, ये मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड 40 माइनस 12 करूँगा, मतलब कितना हो गया, ये 28 हो गया, ये मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है। तो अगर इसको टोटल करो कितना होता है, 80 प्लस 75 प्लस 28, तो मुझे समझ में आती है बात, 183 आ गया। मतलब जो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा वो मेरा कितना आएगा, 183 आएगा। आपको बात समझ में आ गई ना कि भाई मैंने 12 रुपये क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो ऐसा हुआ होगा कि 40 में से अपन ने 12 तो कराइए और 28 कराइए। 12 क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब है कि भाई ये इनकर होगा ही होगा, फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। ये तो इनकर होगा ही होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई मैं कंपोनेंट को अपने पास प्रोड्यूस करूँ या नहीं करूँ। तो आप लॉजिकली समझ पा रहे हो ना कि खर्चा तो इनकर होना ही है, मैं कुछ करूँ या ना करूँ। तो इसको मैं कंसिडर क्यों करूँगा डिसीजन मेकिंग के लिए? मैं डिसीजन मेकिंग के लिए तो देखूंगा ना कि भाई अगर मैं कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो एडिशनल कॉस्ट मेरा क्या इनकर हो रहा है। तो मैं बाहर से परचेज करके लाता हूँ तो मेरा जो है खर्चा कितना बैठता है,
190 का मैंने खुद से मैन्युफैक्चर करा तो मेरा खर्चा बैठा 183 का। 12 रुपये कंसिडर नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैंने आपको अगेन बता दिया कि भाई ये तो डिसीजन मेकिंग के रेलेवेंट है ही नहीं। दिस कॉस्ट विल बी इनका डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई मैं प्रोडक्शन करता हूँ इन हाउस या नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अपन को बात समझ में आएगी कि भाई हम जो है खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे तो मेरा जो है 183 का खर्चा पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन लोगों ने कहा कि भाई द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज रेफर टू द मार्केटिंग मैनेजर फॉर हिज रिमार्क, ही पॉइंटेड आउट दैट टू मार्केट द एडिशनल यूनिट। अच्छा, एडिशनल यूनिट बोले तो 25,000 जो प्लस 3,000, सॉरी 25,000 प्लस 5,000। तो अपन ये कहा था ना कि अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन करते हो तो क्या होगा, 5,000 आपको जो है एडिशनल क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो आप। अच्छा, उन 5,000 यूनिट को आपने प्रोड्यूस कर दिया तो उनको बेचोगे भी तो सही। तो इन लोगों ने कहा कि भाई 5,000 यूनिट्स को बेचने के लिए आपको जो अपनी सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम करनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने देखो ये क्या रखा है कि भाई ओवरऑल यूनिट प्राइस हम रिड्यूस करेंगे 5% से, हम जो है ओवरऑल प्राइस को रिड्यूस करेंगे 5% से, एंड एडिशनली 1 लाख पर मंथ इनकर करेंगे फॉर एडवर्टाइजिंग। आगे बढ़ते हैं। द सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस 2500 है और ये सेलिंग प्राइस मेरा 2500 आ रहा है, और अगर आप देखोगे मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 600 रुपये का। तो मैं इधर लिखता हूँ सेलिंग प्राइस है मेरा 2500 रुपये का, माइनस करता हूँ मैं वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कहा था कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने कहा कितना का है 600 का। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल के आ गया 1900। 2500 माइनस 600 हो गया मेरा 1900। ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इसमें दे रखा है नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल अदर एक्सपेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोजल विल अराइज। अभी बोल रहा है कि भाई स्टेट द मेकिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, सिंस द मेकिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज मोर देन बाइंग कॉस्ट। मेकिंग कॉस्ट जो है बाइंग, तो मैनेजमेंट आस्क यू टू एनालाइज द मेक और बाय डिसीजन ऑन यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस। तो ये कह रहा है कि भाई हम खरीदें या फिर खुद से इन हाउस प्रोडक्शन करें एंड रिकमेंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अभी जो मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 600 रुपये का, अभी कितने यूनिट्स बेचते हो आप? 25,000 यूनिट्स बेचते हो ना। 25,000 इंटू 600 कर दो, कितना बनता है ये? 25,000 इंटू अगर आप 600 करोगे तो आपको ये कंट्रीब्यूशन बनेगा करीबन 1,50,00,000 का, जो भी है 1,50,00,000 का जो आपको ये कंट्रीब्यूशन बनेगा। अब क्या हो रहा है कि भाई मुझे सेलिंग प्राइस अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो यूनिट्स है वो कितना हो गया 30,000 हो गया। 25,000 से मेरा कितना हो गया 30,000 हो गया। और मेरा जो इन लोगों ने एक चीज़ और कही क्या कि जो मेरा कॉस्ट है वो 183 हो गया। क्यों 183 हो गया? पहले 1900 में 190 ऐड हो रखा होगा, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे कि अपन इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब 7 रुपये का मुझे फायदा होगा। मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि भाई जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें 7 रुपये का तो मेरा क्या होगा, फायदा होगा। कंट्रीब्यूशन बोले तो वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा कम लगेगा वो मेरा फायदा हो जाएगा, तो मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन 7 रुपये से बढ़ेगा। और अगर अपन एक और चीज़ की बात करें तो इन लोगों ने एक और चीज़ मुझे क्या कही कि भाई एडिशनली 1 लाख शुड बी इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। इसको अपन ठीक है, ये तो मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम हो जाएगी, मतलब मेरी सेलिंग प्राइस कितने की 2500 होगी। तो 2500 अगर आप 5% करते हो तो 125 आता है, तो 125 मैंने लेस कर दूंगा। तो मेरा डिवाइस कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 600 प्लस 7 माइनस 125, ठीक है 482 मेरा आया। 482 मेरा डिवाइस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, मेरा जो सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 5%, 10% है, सॉरी 2500 माइनस 10% है 5% है, 2500 माइनस 5% है। तो 2500 माइनस 5% होता है 2375, ठीक है। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 1900 प्लस 7 तो 1907 हो जाएगा, राइट। तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकाल के देखो कितना आ रहा है। अगर आप करोगे 1907 तो बैठेगा 468। वेट सॉरी, मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा ना, तो इसको करोगे 1900 माइनस 7, 1900 माइनस 7 करो 1893, जो होगा 1893। अब करो 2375 माइनस 1893 करोगे तो आपको बैठेगा 482। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई मेरा रिवर्स कंट्रीब्यूशन क्या हो गया। अब अपन 30,000 यूनिट्स बेचेंगे, 30,000 इंटू 482 करो कितना आ रहा है, ये इंटू 30,000 करा मैंने, तो मेरा बैठेगा कितना 1,44,60,000। तो मुझे बताओ, पहले अपन जो कुछ भी नहीं कर रहे थे तो मेरे को जो है 1,50,00,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अब मैंने कुछ तिगड़म लगाया तो मेरा कितना हो गया प्रॉफिट 1,44,60,000। हाँ, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि 5,40,000 का मुझे लॉस हो गया, 5,40,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलो अपन इधर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने वही निकाला कि भाई देखो मेरा जो है 5,40,000 का तो ये लॉस हो गया, प्लस जो मुझे एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा कितने का 12 लाख का, वो भी मेरा जो है लॉस ही होगा ना। तो मेरा टोटल 17 लाख, तो प्लस 12 लाख मैंने करा जो मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, तो मेरा 17,50,000 का जो है मेरा क्या होगा 17,40,000 का मेरा जो है टोटल लॉस हो गया। अच्छा, 12 लाख अपन कहाँ से लेके आए, देखो ये रहा 12 लाख अपन ये लेके आए। ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जो है एडिशनली 1 लाख और खर्चा करना पड़ेगा, 1 लाख पर मंथ दे रखा है, तो 1 लाख इंटू 12 करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। तो 5,40,000 का तो मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ, 15 लाख से कितना हो गया 1,50,00,000 से 1,44,60,000 हो गया, प्लस जो मैं 12 लाख का खर्चा करूँगा वो, तो टोटल मेरा जो है नुकसान कितना हो गया 17,44,000 का, समझ लो। तो पहले पर कुछ भी नहीं कर रहे थे तो 1,50,00,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा था। अब क्योंकि मेरा प्रोडक्शन 25,000 से 30,000 हो गया एंड मेरा कंट्रीब्यूशन 1900 से 7 रुपये कम हो गया 1893, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 1,44,60,000, विच मीन्स मेरा कंट्रीब्यूशन जो है 5,40,000 से कम हो गया, प्लस मेरा जो खर्चा लगा 12 लाख का एडिशनली, मेरा टोटल 17,40,000 का लॉस हो गया। तो अपन क्या ये कहेंगे मैनेजमेंट को कि भाई आप जो है क्या करो, इन हाउस प्रोडक्शन करो? हम कहेंगे भाई नहीं नहीं नहीं, आप इन हाउस प्रोडक्शन मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेरी क्या हो रही है, कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, 17,40,000 से कम हो रही है। अच्छा, हम मैनेजमेंट को एक और सजेशन क्या दे सकते हैं, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना।
मैनेजमेंट को हम एक और सजेशन देंगे कि भाई मैनेजमेंट आप कुछ मत करो, आप जो है 25,000 यूनिट्स ही बेचो ना यार। हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई आप 25,000 से 30,000 यूनिट्स मत करो। क्यों क्यों हम मैनेजमेंट से ऐसा कहेंगे? क्योंकि हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि अगर आप 25,000 से 30,000 करते हो तो आपको सेलिंग प्राइस कम करना पड़ता है और आपको जो है 1 लाख रुपये पर मंथ एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। आप ऐसा मत करो ना। हम मैनेजमेंट से कहेंगे आप कुछ मत करो, आप सिर्फ 25,000 यूनिट्स से बेचो ना। तो अगर मैनेजमेंट 25,000 यूनिट्स बेचते तो मेरी सेलिंग प्राइस वही रहेगी 2500। अपन को जो है सेलिंग प्राइस को कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एडिशनल यूनिट्स बना ही नहीं रहा। वेरिएबल कंट्रीब्यूशन अगेन वही कितना हो जाएगा मेरा वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मेरा हो जाएगा 1893। तो आप देखो कितना हो रहा है, 2500 माइनस 1893 करो कितना है ये 607। 607 इंटू 25,000 करो तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है इंटू अगर मैं करा 25,000 तो मेरा हो गया ये 1,51,75,000। तो अपन कहेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ गया माइनस 1,50,00,000। 1,75,000 से जो है मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, 1,75,000 से मेरा जो है प्रॉफिट बढ़ गया। समझ में आ रही है बात? हमने कहा कि भाई अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हो तो दो चीज़ें होंगी आपके पास। हमने कहा कि अगर आप इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके पास दो चीज़ें होंगी। एम आई लैगिंग? नो। तो हमने कहा कि अगर आप 25,000 से जो है क्या करते हो, सॉरी अगर आप जो है इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हो तो आपकी 25,000 की यूनिट्स क्या हो सकती है, 30,000 हो सकती है। लेकिन इन 5,000 एडिशनल यूनिट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा और अपनी ओवरऑल प्राइसिंग को कम करना पड़ेगा। तो इस केस में तो अपन ने देखा कि भाई टोटल 17,40,000 से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन हमने मैनेजमेंट से कहा कि भाई मैनेजमेंट आप कुछ भी मत करो ना, आप 25,000 की 25,000 यूनिट से रखो, उससे आपको जो है सेलिंग प्राइस कम नहीं करनी पड़ेगी। मार्केटिंग जो है मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपको जो है कंट्रीब्यूशन 1,75,000 से बढ़ जाएगा। तो मैनेजमेंट से कहेंगे कि भाई आप जो है सेकंड वाला ऑप्शन अपना लो। देखो इन लोगों ने वही कह रखी है जो मैंने आपको बताया, इन लोगों ने वही पूरी बकवास करी और अब कैलकुलेशन निकाली कि भाई 17,40,000 का लॉस होगा और नीचे इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपका जो है 1,75,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वेरी इजी। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा कुछ बच्चों को शायद ये समझ में ना हो कि भाई 17,40,000 कैसे आया। तो अपन देखो कि भाई मेरा इधर प्रॉफिट कितना आया था 1,50,00,000, इधर मेरा कितना आया था 1,44,60,000 राइट। इसमें से मेरा 12,00,000 लेस कर दो, 12,00,000 मेरा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट लेस होगा नहीं, तो मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये तो मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा कितना है निकालो, 1,44,60,000 माइनस कर दो 12,00,000, कितना बैठा है आपका 1,32,00,000, 1,32,60,000 ठीक है 1,32,60,000। तो अब देखो 15,00,000 माइनस सॉरी 1,50,00,000 माइनस इतना करो 1,32,60,000, तो ये आपका बैठता है करीबन 17,40,000 ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दिया और लॉन्ग कट तरीका, लॉन्ग कट बोले तो लॉजिकल तरीका कि भाई कैसे आया ये, आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ऑल राइट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करें अपन ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाले काम है नहीं, अपन को बस दिमाग लगाना है कि भाई अपन मैनेजमेंट की जगह होते तो अपन क्या करते। चलो भाई आपको जो है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराते हैं भाई साहब। इलस्ट्रेशन नंबर 6 वेरी इजी। अब देखना XL पॉलीमर्स लोकेटेड इन शाहिदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कोई बात नहीं। 80 इंडस्ट्रीज हैज आस्क्ड XY पॉलीमर्स फॉर अ स्पेशल जॉब दैट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 वीक। तो 80 इंडस्ट्रीज ने कहा किससे, XY पॉलीमर से कहा कि भाई जो है हमें क्या करो, आप हमें जो है एक स्पेशल ऑर्डर करवाना है, आप जो है हमें वो करके दो। तो ये है 80 लिमिटेड और ये XY लिमिटेड है, ये मेरा ये इसने कहा कि भाई आप जो है मेरे लिए एक स्पेशल एक जॉब जो है क्या करके दो, कंप्लीट करके दो। आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल R1 विल बी नीडेड टू कंप्लीट 80 लिमिटेड का स्पेशल जॉब। अच्छा XY पॉलीमर्स परचेज द R1 2 वीक्स अगो फॉर 7500 फॉर अ जॉब। तो मतलब 2 महीने पहले 2 हफ्ते पहले मैंने जो है 7500 का रॉ मटेरियल खरीदा था R1 ठीक है, खरीद लिया इसको मैंने। दैट हैज़ अच्छा इसमें दे रखा है कि भाई XL पॉलीमर्स परचेज द R1 2 वीक्स अगो फॉर 7500 फॉर अ जॉब ई दैट वाज रिसेंटली कंप्लीट। मतलब वो जॉब तो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने जॉब ई के लिए एक रॉ मटेरियल खरीदा था, उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। अब मतलब जो मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है वो एक्सेस है, मतलब वो मेरे काम का नहीं है। R1 करंटली इन स्टॉक इज द एक्सेस फ्रॉम दैट जॉब ठीक है, मतलब ये एक्सेस में पड़ा है, अब ये काम मेरे नहीं आने वाला। अच्छा एंड XY पॉलीमर्स हैज़ बीन प्लानिंग टू डिस्पोज इट ऑफ। तो बेसिकली जो है मैंने ये रॉ मटेरियल जो खरीदा था ये मेरे पास एक्सेस में पड़ा है ठीक है, एक्सेस में क्या है पड़ा है, एक्सेस में पड़ा है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई XY लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं डिस्पोज ऑफ करूँगा और डिस्पोज ऑफ करने के लिए मुझे जो है 1250 रुपये अपनी जेब से देने पड़ेगी। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। So XL Polymers estimates that it would cost them इतना to dispose of R1. The current replacement cost is 6,000। अच्छा मेरी बात आपको समझ में आई। इन लोगों ने कहा कि भाई मैंने कोई एक जॉब ए के लिए एक रॉ मटेरियल खरीदा था जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, अब वो रॉ मटेरियल मेरे पास एक्सेस पड़ा है। अब अगर मैं इस रॉ मटेरियल को कहीं भी यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। समझ रहे हो? तो XY लिमिटेड बेसिकली अगर XY लिमिटेड जो है अगर इस रॉ मटेरियल को कहीं पे यूज़ नहीं लेती तो क्या करती, इसको डिस्पोज ऑफ करती। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या है, इसको बेच देती। अच्छा इसको बेचने के लिए मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको बेचने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी लगाना पड़ेगा 1250 का, मतलब मेरी जेब से पैसा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको पूरी क्लियरली? आगे बढ़ते हैं। अब देखना स्पेशल जॉब विल रिक्वायर 250 आवर्स ऑफ लेबर G1 एंड 100 आवर्स ऑफ लेबर G2। अपन इधर बढ़ते हैं, दो एक तो है G1 और एक है G2, इधर होगा 250 और इधर होगा, मतलब ये तो रिक्वायरमेंट है कि भाई
इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए मुझे जो है एक लेबर G1 है और एक लेबर G2 है, इनके मुझे 250 और 100 आवर्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल पॉलीमर्स पेज G1 एंड G2 एम्प्लॉइज 630 एंड 336 पर 42 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। ठीक है, मतलब बेसिकली अपन क्या करते हैं, इनको फिक्स पेमेंट करते हैं। मतलब 42 आवर्स के लिए अपन जो है इनको पेमेंट कर देते हैं 630 का एंड 336 का, इररिस्पेक्टिव ऑफ का काम करें या नहीं करें। आप समझ रहे हो भाई, मैंने आपको एम्प्लॉय करा और मैंने आपको कहा कि भाई मैं आपको जो है एक हफ्ते में 42 घंटे का क्या करूँगा, एक हफ्ते में 42 घंटे का पेमेंट करूँगा और वो है 630 जो है 42 घंटे का पेमेंट है मैं आपको करूँगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई आप काम करो या ना करो। मुझे कैसे पता चला कि भाई इन लोगों ने मुझे कैसे पता चला कि भाई जो पेमेंट है फिक्स है, क्योंकि इन लोगों ने देख रखा है कि भाई एक्सेल पॉलीमर स्पेस दिस एंड दिस एम्प्लॉइज 630 एंड 336 रिस्पेक्टिवली फॉर 42 आवर्स ऑफ वीक पर वीक, 42 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। मतलब एक हफ्ते में वो 42 घंटे काम करते हैं और मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ इतना। अब इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि मैं पर आवर के बेसिस पे पेमेंट करता हूँ इनको। मैं तो ये कहा कि भाई मैं 630 घंटे पेमेंट करता हूँ 42 आवर्स के लिए, मतलब मैं इतना पेमेंट कर ही देता हूँ इनको। आगे देखना, एक्सेल पॉलीनोमस एंटीसिपेट्स हैविंग इन एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 150 एंड 200 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास 150 आवर्स क्या है, एक्सेस है। इधर मैं बोलता हूँ कि भाई एक्सेस पड़ा है मेरे पास, और क्या है इधर 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 कितना हो गया 200, इधर 200 मेरे पास एक्सेस पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It can also hire additional this and this hours on hourly basis, and these part-time employees are paid on an hourly basis based on the wages paid to the current employees. Suppose the material labor comprises, मतलब ये बोला है कि भाई कितना मैं कॉस्ट चार्ज करूँ, मतलब ये बेसिकली कहना चाहता है कि भाई मैं कितना मिनिमम प्राइस चार्ज करूँ। 80 ने कहा XY को कि मेरे लिए आप जो है एक जॉब कंप्लीट करके दो। XY क्या करेगी, इससे पैसा चार्ज करेगी। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछता है कि भाई XY मिनिमम कितना चार्ज करे, मिनिमम जो है कितना पैसा चार्ज करे। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम प्राइस दैट XY पॉलीमर शुड डू फॉर दिस जॉब। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। इस जॉब को करने के लिए दो चीज़ें लगेगी, एक तो लगेगा मटेरियल और एक लगेगा आर्स। ठीक है, अब मुझे बताना आर्स जो हैं G1 के कितने हैं, 250 लगेंगे, G2 के लगेंगे 100। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ बताओ, G2 को मैं जो है पे कितना करता हूँ, 630 डिवाइड बाई 42, 630 डिवाइड बाई 42, मतलब पर आवर के बेसिस में उसको कितना पेमेंट करता हूँ, 630 डिवाइड बाई 42 करता हूँ मैं, जाता है 15 रुपये। मतलब उसको जो है मैं 15 रुपये पर घंटे के बेसिस पे जो है क्या कर देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। G2 की बात करें अपन, G2 में मुझे बता रखा है 336 डिवाइड बाई 42, 336 डिवाइड बाई अगर मैं 42 करता हूँ तो कितना बैठता है ये, 336 डिवाइड बाई अगर मैं 42 करता हूँ तो ये बैठता है करीबन 8 रुपये। इधर तक पूरी कहानी समझ में आई आपको। तो ये G1 है, ये G2 है। G1 के जो है मुझे 250 घंटे चाहिए, 150 घंटे एक्सेस हैं। एक्सेस का मतलब ये है कि भाई मुझे उसको पेमेंट मैं तो करूँगा ही ना, ऑफकोर्स करूँगा का मतलब ये है कि भाई अगर तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपने काम में यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बेसिकली जो 150 घंटे एक्सेस पड़े उनका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि भाई मेरे को आपने जो है 42 आवर्स के लिए एम्प्लॉय करा और आपने कहा कि भाई मैं 42 आवर्स के लिए जो है आपको कितने दूंगा, 630 दे दूंगा। अब सीधी सी बात ये कि भाई 42 आवर्स में काम करूँ या ना करूँ, आपको मुझे 630 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो इन लोगों ने कहा भाई जो G1 है जीवन की 250 आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है और उसमें से 150 एक्सेस है। 150 एक्सेस का मतलब ये है कि अगर मैं उसको अपने काम में यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे उसको पेमेंट तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा ना, मतलब 150 घंटे का पेमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसका कमिटमेंट कहा कि मैं तुझे 630 दूंगा। तो सवाल ये आता है कि भाई क्या इस 150 घंटे को अपन इंक्लूड करें, अपन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सीधी सी बात पता है कि अगर मैं इस जीवन को नहीं लेता अपने काम के लिए तो मुझे उसको पेमेंट तो वैसे भी करना पड़ता, और अगर मैं ले रहा हूँ तो भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट इररिलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट का मतलब ये है कि भाई अगर तो मैं इस जॉब के लिए उसको यूज़ करूँ या ना करूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे पेमेंट तो इतना करना ही है। तो 150 घंटे का तो मुझे पेमेंट करना है, लेकिन एक्सेस जो मैं उससे 100 घंटे का एक्सेस काम कराऊंगा, एक्सेस जो मैं उससे 100 घंटे का काम करूँगा उसका तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 100 इंटू 15, एक घंटे का मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 1500 रुपये जो है मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। G2 की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट है 200 की, 100 की, और एक्सेस पड़े हैं 200, तो क्या मुझे उसको पेमेंट करने की जरूरत है, पेमेंट तो ऑफकोर्स मैं करूँगा, लेकिन क्या वो मेरे लिए रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, नहीं है रेलेवेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अगर तो मैं उस बंदे को अपनी जॉब के लिए यूज़ करूँ या ना करूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो मुझे पेमेंट करना ही है। तो जो ये G1 हो गया इसका तो कॉस्ट हो गया 1200, G2 का हो गया नील। अच्छा, अपन बात करते हैं मटेरियल की, तो मुझे जो है कितना होगा 1500, तो मेरा खर्चा बैठा। अब देखते हैं अपने को सेविंग या कुछ हो रही है क्या। आप देखना, मुझे R1 यूज़ करने का है, अगर मैं R1 को अपनी जॉब के लिए यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे 1250 अपनी जेब से देने पड़ेंगे टू डिस्पोज इट ऑफ। लेकिन अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो ये बच जाएगा ना, तो मतलब क्या होगा, मेरी 1250 की सेविंग होगी, मेरी 1250 की सेविंग होगी। तो नेट 1500 का खर्चा, 1250 की सेविंग, तो मेरा 250 रुपये जो है क्या होगा मिनिमम कॉस्ट। मतलब कम से कम तो बेसिकली मैं जो है कितना का चार्ज करूँगा, 250 रुपये चार्ज करूँगा 80 लिमिटेड से। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। दो चीज़ें हैं, मटेरियल और लेबर आर्ट्स। तो लेबर आर्ट्स मैंने बताया जीवन की ज़रूरत है कितने की, 250 घंटे की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है मुझे देखते कि 250 घंटे इसकी, और अवेलेबल कितने हैं 150। एक्सेस का मतलब क्या है कि भाई अगर तो मैं उसको इस पर्पज़ के लिए, इस जॉब के लिए यूज़ करता या नहीं करता मुझसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसको पेमेंट तो करना ही है। क्यों पेमेंट करना है, क्योंकि मैंने उससे कहा था मैं तुझे 630 घंटे
₹630 दूंगा फॉर 42 आवर्स ऑफ वीक। अब तू काम करे या नहीं करे उसको फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस है मतलब देना पड़ेगा ही मुझे, एक्सेस है मतलब उसको मुझे देना ही पड़ेगा। तो जो एक्सेस बचा, एक्सेस बोले तो जो मुझे एक्सेस रिक्वायरमेंट है 250 माइनस 150 100, उसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनली। G2 का अपन को रिक्वायरमेंट है 100 घंटे की, और 200 घंटे उसके पास एक्सेस पड़े हैं, 200 घंटे उसके पास क्या पड़े हैं, एक्सेस पड़े हैं। इसका मतलब ये कि अगर मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा अपने पर्पस के लिए तो भी मुझे उसको पेमेंट तो करना ही है ना। तो ये क्या हो गए, कॉस्ट अगेन हो गए इररिलेवेंट हो गए। अब हम बात करते हैं मटेरियल की कॉस्ट की। तो मटेरियल कॉस्ट अपने क्या देखा, मटेरियल का जो मेरा कॉस्ट है वो कितने का है। इन लोगों ने कहा कि भाई जो R1 है वो एक्सेस में पड़ा है, तो अगर मैं उस R1 को अपने पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं करूँगा तो मुझे अपनी जेब से पैसा लगा के उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, कितने में 1250 से। लेकिन अगर मैंने उस मटेरियल को अपने पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब 250 100 1250 रुपये देने नहीं पड़ेंगे, मतलब मेरी सेविंग हो गई। मतलब 1500 माइनस 1250, मिनिमम कॉस्ट मेरा आएगा 250। आई थिंक ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना टेक्निकल है, लॉजिकल है, तो इसको बड़ा वो कहते हैं ना कि तसल्ली से समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अपन को देखना है डिसीजन मेकिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग में वही कॉस्ट अपन काम में लेते हैं जो रेलेवेंट कॉस्ट है, इररिलेवेंट कॉस्ट को अपन काम में नहीं लेते, संक कॉस्ट को काम में नहीं लेते। अच्छा ये मुझे बताओ 7500 रुपये का जो मैं माल लेके आया था, ठीक है ना, 7500 रुपये का जो मैं माल लेके आया था, अरे क्या हुआ, ओ बंद हो गया, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने आपको बताया कि जो मैं 7500 रुपये का माल लेके आया था वो तो संक कॉस्ट है। संक कॉस्ट का मतलब वो तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया का मतलब कि अगर मैं उसको यूज़ नहीं करूँ अपनी जॉब के लिए तो भी वो तो खर्चा हो गया ना, तो संक कॉस्ट को भी मैं इग्नोर करूँगा। आई थिंक मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, नो इशूज़ नो इशूज़ नो इशूज़, ऑल राइट नो इशूज़, ठीक है। तो अपन संक कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं, अपन क्या काम में लेते हैं, ओनली रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई जो कॉस्ट मेरी रेलेवेंट है टू द पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, इररिलेवेंट कॉस्ट को अपन इंक्लूड नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में एक कमेंट डालना, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। इट रिकवर्ड अ फाइल फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, यस बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ रिकवर दिस फाइल। बहुत ज़्यादा लोड ले लिया भाई इस बोर्ड ने ऐसा। आजा 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 आजा, हाँ। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अपन थे सेवन्थ पेज पे राइट, टड़ंग, हाँ 8 पेज पे थे अपन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भी जो 7500 खर्चा है तो क्या हो गया, इररिलेवेंट कॉस्ट हो गया मेरे लिए, इररिलेवेंट कॉस्ट। ये भी मेरा जो है क्या है, नो, ये मेरा क्या हो रहा है, 250 की रिक्वायरमेंट है, 150 पड़े हैं मेरे पास, तो मैं बैलेंस कितने चाहिए मुझे 100, तो मेरे काम के है, क्योंकि 150 जो पड़े हैं उसका तो मुझे पेमेंट करना ही है। पेमेंट करना ही है मतलब है कि मैंने कमिटमेंट दे दिया ना कि भाई मैं तुझे 630 रुपीज़ दूंगा पर वीक, एक वीक में मैं तुझे 630 रुपये दूंगा, और एक वीक में जो है 42 आवर्स होते हैं, अपन ऐसा जूम कर रहे हैं राइट। आई थिंक आपको ये कंसेप्चुअली पूरा समझ में आ गया होगा क्या क्या कहना चाह रहा है ये। आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो गया, तो मिनिमम प्राइस आप जो आप कोट करोगे देखो वो रहा 250 रुपये। आगे बढ़ते हैं कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई साहब, ये हो गई 23 मिनट की वीडियो हो गई, गजब। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ, वेरी इजी। आगे देखो लॉजिकल है पूरा। ये कह रहा है कि भाई अपने पास 3 डिवीजन है, ABC, सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। अवॉइडेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी डिवीजन को बंद कर दूंगा तो वाले जो फिक्स कॉस्ट है ना वो मेरे अवॉइड हो जाएंगे, मतलब वो बच जाएंगे। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इन लोगों ने कह रखा है कि भाई रेट्स ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट आर 90% ऑफ द नॉर्मल रेट्स विद द करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन। करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि भाई मैं डिवीजन ए को चला रहा हूँ, बी को चला रहा हूँ, सी को चला रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट है ना वो 90% पे है, मतलब मेरे 90% ही लग रहा है, 100% कॉस्ट नहीं लग रहा। लेकिन इन लोगों ने कहा कि अगर क्या करते हो लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से लोअर पे आते हो तो आपको जो है एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। द रेट्स वुड गो बैक टू द नॉर्मल रेट्स, जो रेट्स है ना वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल रेट्स पे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, भाई जो मेरी ये 90% ही 100% पे आ जाएगी वापस। फैसिलिटीज रिलीज बाय डिस्कंटिन्यूइंग सी कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। अभी दे रखा है कि भाई हम डिस्कंटिन्यू करें कि नहीं करें। चलो अपन बात करते हैं कि भाई आप एक मैनेजर हो, आप इस डिवीजन सी को क्या करना चाहते हो, डिस्कंटिन्यू करना चाहते हो। तो सीधी सी बात मुझे बताओ, अगर इस डिवीजन को डिस्कंटिन्यू कर दोगे तो आपको तो ये है ना कि भाई 1,72,000 का 1,72,500 का सीधा सीधा क्या है नुकसान, फायदा है ना। मैंने लिखाया 1,72,000 का मुझे क्या है फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस डिवीजन सी को बंद कर दूंगा तो इतना लॉस मेरा जो है बंद हो जाएगा होना, इतना लॉस मेरा जो है होना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट है ना कितने पे हैं, 90% पे, ये 100% पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, 20,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करो, कितना आ रहा है देखो, 20,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करोगे तो ये बैठेगा आपको करीबन 23 लाख। 23 लाख, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है कितने से बढ़ गया, 23 लाख माइनस 20,70,000, तो 2,30,000 से बढ़ गया। तो आप देखो डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करने से मुझे फायदा तो हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कितने का, 2,30,000 का।
तो अगर मैं देखूँ 1,72,500 57,500 का नुकसान हो रहा है, तो हम क्या डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो हमारी बात बहुत सिंपल सी बात है, इतना बेसिक मैथ है और क्या हो सकता है कॉस्टिंग में। सो डिवीजन सी में हमने क्या कहा कि भाई अगर आप डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो होगा क्या? 1,72,500 1,72,500 तो आपका क्या होगा? फायदा होगा, लेकिन नुकसान कितना होगा? तो इन लोगों ने कहा कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट करंट लेवल पे है ना वो 90% पे है, लेकिन जैसे ही मैं करंट लेवल ऑफ ऑपरेशन जैसे नीचे आऊँगा तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट अगेन ऊपर भाग जाएगा। तो 20,70,000 को मैं अगर 100% लेके जाऊँगा तो 23 लाख हो जाएगा। 23 लाख माइनस 20,70,000 करूँगा तो ये आता है 2,30,000। तो 2,30,000 का नुकसान, 1,72,500 का फायदा, तो नेट नुकसान कितना हुआ? 57,500 का। तो हम कहेंगे कि अगर आप डिवीजन सी को डिसकंटिन्यू करोगे तो आपको जो है 57,500 का नुकसान होगा। तो इसलिए मत करो ऐसा काम। देखो लोगों ने वही कहा कि 57,500 का जो है आपको नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, क्या है ये? ऑल राइट, अपन चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 करते हैं। जस्ट अ सेकेंड।